दर्शन न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं शिवम दत्त मेहता और आप देख रहे हैं जवाब तो चाहिए। जवाब तो चाहिए में आज हम बात करेंगे राजनीति में धन बल, बाहुबल और उस मनोबल की जिसके चलते सपा सांसद अवधेश प्रसाद के बेटे और मिल्कीपुर सीट से सपा के दावेदार अजीत प्रसाद कटघरे में हैं। सांसद अवधेश प्रसाद के बेटे अजीत प्रसाद पर मारपीट और अपहरण का आरोप लगा है। पुलिस ने केस दर्ज कर कार्रवाई शुरू कर दी है। आज से ठीक 25 दिन पहले उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ समाजवादी पार्टी को लेकर एक बड़ा बयान दिया था। उन्होंने कहा था कि सपा के नेताओं की टोपी का रंग लाल तो जरूर है, लेकिन इनके कारनामे काले होते हैं। तब अखिलेश यादव को सीएम का ये बयान बहुत आपत्तिजनक लगा था। लेकिन अयोध्या से मारपीट की खबर का क्या कहती है? क्या ये घटनाक्रम सीएम योगी के उस बयान की पुष्टि नहीं करती जिस तरह के आरोप लगाए गए हैं? बता दें, जमीन विवाद और पैसे के लेन देन को लेकर रवि तिवारी नाम के युवक ने आरोप लगाया कि वह 21 सितंबर की दोपहर स्टेट बैंक सिविल लाइन के सामने खड़ा था, जहां से अजीत प्रसाद अपनी 15 से 20 साथियों ने उसे अपने वाहन पर बिठा लिया और मारपीट की। साथ में जान से मारने की धमकी भी दी, जिसके बाद मामला पुलिस के पास पहुंचा। आज अपने प्रोग्राम में चर्चा करेंगे कि क्या जमीन और पैसे का मामला सिविल मामला है तो इसे क्रिमिनल तरीके से सुलझाने की जरूरत क्या थी। सवाल यह भी कि मारपीट का यह आरोप सीएम योगी आदित्यनाथ के उस बयान की पुष्टि नहीं है क्या, जो समाजवादी पार्टी को लेकर दिया गया था वो बयान। और अंत में सवाल यह कि क्या सपा नेताओं की गुंडागर्दी की यह पुरानी आदत है, जैसा कि आरोप लगाया जाता है बीजेपी के द्वारा और बाकी पार्टियों के द्वारा। सबसे पहले हमारी ये स्पेशल रिपोर्ट देखिए और मामले की गंभीरता को समझिए, फिर हम चलेंगे अपने प्रवक्ताओं के पास, मेहमानों के पास और चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। इस प्रकरण में वादी द्वारा दिनांक 21/9/2024 को आरोपी गण के विरुद्ध उसे बंधक बनाकर ले जाने व मारपीट करने का आरोप लगाते हुए प्रार्थना पत्र दिया था, जिसकी जांच के क्रम में सीसीटीवी फुटेज से पाया गया कि वादी द्वारा अंकित समय पर आरोपी गण 5 गाड़ियों के साथ घटना स्थल पर जा रहे हैं एवं वादी को साथ ले जा रहे हैं। वादी द्वारा अंकित जमीन के संबंध में जांच करने पर विक्रेता द्वारा आरोपी को जमीन लिखने की बात बताई जा रही है। प्रकरण में प्राप्त तहरीर के आधार पर थाना कोतवाली नगर में सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत कर गुणदोष के आधार पर समेकित साक्ष्य संकलन कर अग्रिम विधिक कार्रवाई की जा रही है। इस पूरे प्रकरण में सांसद अवधेश प्रसाद ने आरोप लगाया है कि मिल्कीपुर में चुनाव है और मेरे बेटे को टिकट दिया गया, इसीलिए ये किया जा रहा है। और गलत है। सच बात यह है कि मिल्कीपुर विधानसभा में उपचुनाव होना है और जिसमें हमारा बेटा अजीत प्रसाद को माननीय अखिलेश यादव जी ने पार्टी के हजारों कार्यकर्ताओं को कार्यालय में बुलाकर उनकी आम सहमत के आधार पर, सर्वसम्मत निर्णय के आधार पर हमारे बेटे अजीत प्रसाद को हमारी वो सीट, जिसको मैंने 12 जून को सांसद बनने के बाद खाली कर दिया था, उस पर चुनाव होना है और उम्मीदवार हमारा बेटा है। भारतीय जनता पार्टी पूरी तरह से उसको जानकारी है कि हम कुछ भी करेंगे, लेकिन भारतीय जनता पार्टी इस चुनाव में कामयाब नहीं होगी। भारतीय जनता पार्टी बुरी तरह हारेगी। इसीलिए माननीय मुख्यमंत्री जी ने भी लगातार 3-4 मीटिंगें यहाँ की है, उसका कोई रिस्पांस नहीं है, बल्कि उल्टा रिस्पांस है। मारपीट की इस घटना पर सवाल उठ रहे हैं कि मिल्कीपुर का गुंडा समाजवादी का पसंदीदा है। ब्यूरो रिपोर्ट, सुदर्शन न्यूज। तो चलिए, आपने हमारी रिपोर्ट देखी और मामले को समझा। हम चलते हैं अपने मेहमानों के पास और उनसे पूछते हैं सवाल कि आखिर अब आगे क्या होने वाला है, आगे की प्रक्रिया क्या होगी और समाजवादी पार्टी के पास अब इसको लेकर क्या जवाब होगा। चुनाव सर पर अगर हैं तो उसकी तैयारियां तेज हैं, ये बात लाजमी है, लेकिन ऐसा मामला सामने आएगा वो भी अयोध्या से जुड़कर, तो फिर जवाब क्या बनता है, क्योंकि अजीत प्रसाद कोई ऐसा छोटा नाम नहीं है, एक बड़ा नाम है, अवध प्रसाद के बेटे। चलिए, स्वागत करते हैं हमारे साथ
साथ इस वक्त जो जुड़े हुए हैं, आलोक वत्स हमारे साथ जुड़े हैं, प्रवक्ता बीजेपी के। आपका धन्यवाद, आपने समय निकाला, आप हमारे साथ हैं। नवीन दुबे जी हमारे साथ हैं, राजनीतिक विशेषज्ञ, आपका भी धन्यवाद, आपने समय निकाला। और फिर हमारे साथ राकेश प्रजापति जी भी हैं, सपा के नेता, आपका भी धन्यवाद, आपने समय निकाला। चलिए सबसे पहले शुरुआत आप ही से कर लेते हैं राकेश प्रजापति जी। एक नया आरोप यहां पर लगा गया है, रवि तिवारी यहां पर जो हैं वो पीड़ित हैं, उनके द्वारा ये कहा गया है कि मुझे गाड़ी में बिठा लिया गया, मुझे मारा गया, पीटा गया, सिपाही ने बोला कि भाई पैसे दे दो नहीं तो अगले दिन तक हम गारंटी नहीं लेते, मरवा दिए जाओगे। ये धाराएं हैं बीएनएस 140 अपहरण, बीएनएस 115/2 चोट पहुंचाना, बीएनएस 191 3 घातक हथियार से हमला, बीएनएस 351/3 किसी व्यक्ति को धमकाना। क्या इतने बड़े आरोप अगर लगते हैं और अब चुनाव में मिल्कीपुर में उनकी एंट्री, दिक्कत नहीं हो जाएगी समाजवादी पार्टी को, और कैसे बचाव किया जाएगा? हाँ, आपका ऑडियो अनम्यूट, मैं सभी से अनुरोध करूंगा ऑडियो अनम्यूट कर लें। हमारे जो शिक्षक हैं माननीय अवधेश, उनके जो बेटे हैं, उन पर ये जो आरोप लगाया गया है वो बिल्कुल पूरी तरीके से निराधार है और केवल राजनीतिक स्टंट है। ठीक है, आज भारतीय जनता पार्टी पूरी तरीके से बैकफुट पर आ चुकी है। 4 जून के बाद लगभग 4 महीने का समय हो चुका है, अभी तक उपचुनाव नहीं करा पा रहे हैं, डर रहे हैं ये उपचुनाव कराने से, और उपचुनाव में बिल्कुल में इन्हें हारने का डर है, इसीलिए इस तरीके का कार्य किया गया है। अब तो माननीय एसएसपी महोदय जी बोल रहे थे उसमें ऐसा लग रहा है कि स्क्रिप्ट लिखी हुई हो, आप उसको दोबारा से देखिएगा कि एसएसपी महोदय की निगाहें कहाँ थी और किस तरह वो बयान दे रहे थे। स्क्रिप्टेड कई तरह में, चाहे देखिए इस प्रदेश के अंदर, देखिए ठीक है अगर चुनाव किया है, रिपोर्ट तो हो गई है, एफआईआर हो गई है, और अगर गलती की हो प्रसाद जी ने तो उसकी सजा उन्हें मिलेगी, ठीक है ना, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन ये पूछना चाहता हूँ, अजय मिश्रा और टोनी के बेटे को सजा कब मिलेगी, ब्रजभूषण शरण सिंह के बेटे को सजा कब मिलेगी? 5 लोगों को जिंदा मतलब के ऊपर गाड़ी चलाई गई थी। ब्रजभूषण शरण सिंह के बेटे ने 2 लोगों को जिंदा मार दिया था, एक व्यक्ति घायल हुआ था, पूरे देश ने देखा था। और इसके अलावा कुलदीप सेंगर ने उस पीड़ित परिवार के ऊपर गाड़ी चला दी। ऐसे एक भारतीय जनता पार्टी के ऐसे लोगों से क्या उम्मीद कर सकते हैं? भारतीय जनता पार्टी पूरी तरीके से चुनाव से डरी हुई है। मिल्कीपुर में चुनाव हार है, इसलिए षड्यंत्र के तहत अवधेश प्रसाद जी के बेटे अजीत प्रसाद जी को फंसाने का काम किया जा रहा है, और इसमें कोई वो नहीं है, कुछ भी नहीं है। तो आप कह रहे हैं कि ये जो कुछ हुआ ये हुआ नहीं है, ये कराया गया। तो क्या किडनैपिंग जो है वो कराई गई है, ये बीजेपी के द्वारा करवाई गई है, प्लांट कराया गया? आप ये कहना चाहते हैं कि भाई जब वहां पर जो पीड़ित है वो आके बयान दे रहा है, वो कह रहे हैं पैसे का मामला है, हमारी डील हुई थी, जो मामला उसको लेकर उसमें मरवाने की बात अगर आ जाती है, इसमें भाजपा वाला एंगल तो बाद में आता है। प्रॉपर्टी डीलिंग के व्यवसाय में तो वो है ना राकेश जी, आप कहें कि भाई कोई ऐसा मामला है जो उससे बाहर हो जाए, बाहुबली वो है। तो अजीत प्रसाद जी ने साफ कहा है कि मैं उस दिन लखनऊ में था, ठीक है। बाकी ये गाड़ियां काफिला एसएसपी महोदय कह रहे हैं, ठीक है गाड़ियों का काफिला हो सकता है, लेकिन जरूरी नहीं है उस गाड़ियों में अजीत प्रसाद बैठे हुए। अजीत प्रसाद जी ने साफ कहा है कि मैं उस दिन लखनऊ में था। ये सब जांच का विषय है, जांच के बाद जो भी होगा, जो भी आरोपी है, नहीं मतलब आप एक कहानी पर विश्वास कर रहे हैं, एक पहलू पर विश्वास कर रहे हैं, दूसरा आप कह रहे हैं कि नहीं वो लखनऊ पे थे। लेकिन अब ये किसकी बात पर यकीन किया जाए, और आपकी बात अगर इस तरीके से रखी जाएगी तो बीजेपी का जवाब भी अब जरूरी है। चलिए आपकी बात को ले लिया हमने। आलोक वत्स यहाँ पर प्रवक्ता बीजेपी की भी हमारे साथ हैं। आलोक वत्स जी ये कह रहे हैं कि भाई ये चुनाव का डर है कि भाई इसलिए तब कराया जा रहा है, जबकि आरोप यहां पर लगाया गया है, मुकदमा यहां पर बीएनएस की धाराएं जो मैंने वो तक बता दी, पीड़ित की बात हमने आपको समझाई, गाड़ी में बिठाने का आरोप, मारपीट का आरोप, धमकाने का आरोप, जान से मारने की धमकी देने का आरोप, किडनैपिंग जैसा मामला, ये बिल्कुल उसी तर्ज पे है कि भाई गुंडागर्दी तो साफ तौर पर हुई है, और अब ये कह रहे हैं कि नहीं ये चुनाव का डर है। आलोक वत्स जी क्या जवाब है आपका? देखिए शिवम जी, इसमें कोई शक नहीं है कि समाजवादी पार्टी शुरू से गुंडे मवालियों की पार्टी रही।
इतिहास गवाह है, इन्होंने जो वीर बाहुबली पैदा किए क्या वो पूरे प्रदेश में जिनका बोलबाला रहा, एक छत्र राज रहा। पहले आप इन तीनों का जवाब दे दीजिए। अब प्लीज आप बीच में मत बोलिए, आप बीच में मत बोलिए। एक बार जवाब नहीं बोलेंगे शिवम जी, इनको बीच नहीं, बिल्कुल ठीक है राकेश जी, उनका जवाब उन्होंने आपको पूरा सुना, अब आप उनके जवाब भी सुनिए। चलिए ठीक है, नेटवर्क भी बीच बीच में यहाँ पर जवाब देगा। इन्होंने जिस तरीके का इन लोगों ने वहां पर गुंडा मवालियों को पैदा किया, मुख्तार अंसारी, आजम खान, अतीक अहमद, अनेकों लोग, और आज ये बात कर रहे हैं शुचिता की, मोहित खान जिसने अयोध्या में एक लड़की को रेप करता रहा 6 महीने तक, और अंततः वो गर्भवती हो गई, नाबालिग, उस पर की। नवाब सिंह यादव, कन्नौज में इन्होंने डीएनए टेस्ट की मांग की, डीएनए टेस्ट रिपोर्ट में भी आ गया कि यही अक्यूज है, फिर भी इनके मुंह सिले हुए थे। और आज मिल्कीपुर में जो हुआ उसको ये भारतीय जनता पार्टी से जोड़ के देख रहे हैं। माना हुआ गुंडा है वो जमीन की लेन देन में वो रंगदारी करके और जमीन को हक देता रहा है। आज जो रवि तिवारी ने आरोप लगाया है उसमें बीजेपी का क्या लेना देना है? क्या कानून अपना काम नहीं करेगी? अगर किसी पीड़ित, अगर किसी के साथ जबरन जोर जबरदस्ती करके उसको गाड़ी में 5 गाड़ी से ले जाके उसको धकेल के रखा जाएगा, उसका चेक छीन लिया जाएगा, तो वो जाएगा कि नहीं पुलिस के पास? इसमें क्या दोष है? अरे थोड़ी सी शुचिता होगी अगर समाजवादी पार्टी में कम से कम ऐसे आदमी को जो टिकट दिया है मिल्कीपुर से कम टिकट से तो वंचित कर दे कि ठीक है भैया, जब तुम्हारे ऊपर चीजें साबित हो जाएगी कि तुम बिल्कुल पाक साफ हो, चुनाव आके लड़ लेना। ठीक है। नवाब यादव, मोइन खान, ये तो भी प्रेजेंट के एग्जाम्पल है। इनके ऊपर क्या कर रहे हैं ये तो कुछ बता ही नहीं रहे इनके ऊपर क्या कर रहे हैं। चल, हाँ बिल्कुल ठीक है। डीएनए टेस्ट वो भी सिद्ध हो गया। अब क्या चाहिए? हाथ अंगन को आरसी क्या, पढ़े लिखे को फारसी क्या? आपके ऊपर तो प्रूव्ड हो चुका है कि आपके लोग रेपिस्ट हैं। क्या किया आपने उनके लिए? जवाब चाहती है प्रदेश की जनता, ठीक है, जवाब चाहती है देश की जनता। ठीक, योगी जी का राज है, यहाँ नहीं चलेगा ये सब। हाँ ठीक है, जवाब एक बार जवाब ले लेते हैं। राकेश जी का जवाब, फिर नवीन दुबे जी के पास जाएंगे। हाँ आप एक बार राकेश जी आप जवाब दे दीजिए, फिर नवीन दुबे के पास जाना मुझे। ठीक है। बिल्कुल। अभी ये हमारे इन्होंने कुलदीप सेंगर का नाम क्यों नहीं लिया? अजय मिश्रा टोनी का नाम क्यों नहीं लिया? जो हमारे ब्रजभूषण शरण सिंह के बेटे हैं करण भूषण सिंह, उनका नाम क्यों नहीं लिया? पहले उन पर जवाब चाहिए मुझे। क्या वो गुंडे नहीं है? उन्होंने क्या? नहीं, जवाब चाहिए, उसका जवाब दीजिए। नहीं, डीएनए टेस्ट मैच हो गया। डीएनए, राकेश जी, डीएनए टेस्ट नहीं, क्या डीएनए टेस्ट मैच हो गया राकेश जी? कहावत है शिवन जी, चोर होइया तो गलगल होइया। नहीं, ये गलठोटी कर रहे हैं। नहीं ठीक, हाँ मैं आपने जो प्रश्न पूछा वो जवाब आलोक जी देंगे, पक्की बात है, ऐसा कुछ नहीं। मैं ये नहीं कि पक्षपात के हिसाब से कोई डिबेट हो, लेकिन वो डीएनए टेस्ट की जो मांग, डीएनए अगर टेस्ट मैच हो जाता है उस पर कार्रवाई कह रहे हैं कि भाई क्या किया गया। 12 साल की नाबालिग बच्ची पर PHU में जो घटना हुई थी, आप बात करेंगे इमली की। अरे जिसने ये कांड किया उसके ऊपर आपने क्या किया ये बताइए। तो उसके तो है किस पार्टी की बात कीजिएगा? पार्टी यहाँ पर देखिए, सीधी सी बात है, मैं कह रहा हूँ कि जब चाहे वो बलात्कारी है, जिस भी पार्टी से संबंधित रखता है, वो आरोपी है तो आरोपी है, गुनाहगार है तो गुनाहगार है। क्या बनारस की घटना वाले पटेल, पांडे और ये जो 3 लोग थे, क्या वो उन्होंने मध्य प्रदेश में जाकर के चुनाव कैंपेनिंग की? 3 महीने तक लगातार उस बेटी का शोषण किया। क्या वो उनके लिए क्या सजा दी? और उनको जमानत दे दी गई, और जमानत देने के बाद और जमानत करने के बाद बीजेपी वाले उनका स्वागत करते हैं। ठीक है। अच्छा, मैं ये पूछना चाहता हूँ ठीक है हम आलोक जी एक नहीं मैं ये कहता हूँ, मैं कहता हूँ किसी भी
ठीक है, मैं कहता हूं किसी भी पार्टी के द्वारा अगर वो संलिप्त पाई जाए, उसका कोई मेंबर संलिप्त पाया जाए, हम तो किसी का समर्थन नहीं करते। हम तो कहते हैं सभी जेल में जाएं और सभी को फांसी हो, चाहे बीजेपी का हो, चाहे समाजवादी पार्टी का हो, कांग्रेस की किसी पार्टी का हो। लेकिन राकेश जी वो कह रहे हैं कि भाई, मैं आपसे राकेश जी ये जानना चाहता हूं कि भाई आपसे जब मैं प्रश्न पूछ रहा हूं कि भाई ये डीएनए टेस्ट की बात हो रही है और जब एक व्यक्ति का नाम सामने यहां पर आ रहा है और जो मोहित खान की बात सामने आती है, उस पे एक्शन पर आप जवाब क्यों नहीं दे रहे? आप कह रहे हैं कि फला क्या हुआ घटना, बिल्कुल आप उठाइए, आप लीगली उस केस को लड़िए, आप सपोर्ट करिए उस फैमिली को, उसके लिए हम आपको मना तो नहीं कर रहे, आप कर सकते हैं। लेकिन इस पर आपकी पार्टी जो अपने अपराधी, आपके आपराधिक तत्व जो कह सकते हैं जिनको साफ तौर पर, उस पर क्या एक्शन है राकेश जी? अगर डीएनए मैच हो गया तो क्या? हाँ बोलिए। देखिए ना, मोहित अनी का कोई भी समर्थन पार्टी द्वारा किया गया है, ठीक है ना ही अवधेश प्रसाद जी के या अजीत प्रसाद जी के केस में जब अजीत प्रसाद जी ये कह रहे हैं कि मैं लखनऊ में हूं, बाकी जारी जब जांच आ जाएगी, अभी हम ये नहीं कह सकते किस तरीके से। ठीक है, रवि तिवारी ने जो मुकदमा लिखवाया है और उसमें एसएसपी का बयान आया है कि इसमें गाड़ियों का काफिला देखा गया है। गाड़ियों का काफिला बोलकर उन्होंने ना कि अजीत प्रसाद का नाम लिया है। आगे जांच का विषय जांच में हो गया, अगर अजीत प्रसाद जी दोषी होंगे तो जो रवि त्रिपाठी जिस व्यक्ति ने ये कराया है केस, उसने कहा कि मैं 2 लोगों को यहां पर पहचानता था जिसमें उन्होंने उनके बेटे का नाम लिया है। तो ठीक है, आप कह रहे हैं कि पुलिस की स्टेटमेंट में आपको एग्जैक्टली चाहिए। अब कार्रवाई हो रही है तो क्या आप कार्रवाई पर कोई आरोप लगा रहे हैं? शुरुआत में ऐसा लग रहा था कि ये कार्रवाई हो रही है तो उससे आपको लग रहा है कि बीजेपी करवा रही है, क्या अभी भी उस स्टैंड पर रहेंगे कि बीजेपी करवा रही है कार्रवाई? निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी डरी हुई है वहां पर और उनके द्वारा ही प्रायोजित है, क्योंकि तो आप कह रहे हैं कि जो जिसने केस लिखवाया वो बीजेपी का है, उसने बीजेपी से हाथ मिला लिया, ऐसा कुछ किया होगा? बिल्कुल ठीक है। ये एक जब जांच आएगी तो निकल के देखिएगा। ठीक है, चलिए आपने कहानी बना दी यहाँ पर। नहीं, पर ये कोई प्रूफ नहीं। ये देखिए, मैं कह रहा हूँ कानपुर की एक मिनट कानपुर की आपको और कन्नौज की इत्र वाली घटना याद होगी। इत्र व्यापारी को पहले ये लोग समाजवादी पार्टी का बता रहे थे, लेकिन बाद में क्या निकला? भारतीय जनता पार्टी का व्यक्ति निकला। सैकड़ों केसों में ऐसा हो चुका है कि नाम ये समाजवादी का लेते हैं, बाद में वो भारतीय जनता पार्टी का एजेंट निकलता है। नहीं, ठीक है, अजीत प्रसाद तो आपके समाजवादी पार्टी के। नवीन दुबे जी, इन दोनों की बातों को आपने सुना यहाँ पर और अब विश्लेषण, लेकिन मुख्य तौर पर समाजवादी पार्टी अब थोड़ा सा बैकफुट पर आकर ये कह रही है कि नहीं, ये केस तो देखो, जब तक जांच नहीं हो जाती है तो जांच तो हर केस में चलती रहती है और जांच कितनी लंबी चलती है भारत में ये भी आप जानते हैं। लेकिन जो ओपन प्लेटफॉर्म पर बात सामने आ जाती है, इसीलिए ही मीडिया है कि भाई खबर पहले सामने तो आए, भूमिका बने तो लोग जाने तो हुआ क्या है। आप इस पूरी बात को देखकर क्या समझते हैं? एक क्विक कॉमेंट लेंगे पहले आपसे। शिवम जी, देखिए ऐसा है, जिस तरीके से वहां पर अभी हालिया राम मंदिर का उद्घाटन हुआ 22 जनवरी को, उसके बाद से उससे पहले से भी जमीनों के रेट बहुत जबरदस्त तरीके से बढ़े और निश्चित तौर पर जो व्यक्ति सत्ता में होता है या सत्ता से बाहर होता है या विपक्ष में होता है और अगर वो वहां से सांसद, तो निश्चित तौर पर उनकी निगाहें वहां की महंगी जमीनों पर रही होंगी और इसी की परिणति ये है कि वो सौदा हुआ होगा रवि तिवारी से। सौदा होने के बाद उस सौदे की मेच्योरिटी नहीं हो पाई, कोई कारण रहे जिसके एवज में रवि तिवारी ने रजिस्ट्री करने से इनकार किया तो उसके बाद इन्होंने उसको घेरा या जो भी किया। अल्टीमेटली जब से भारतीय न्याय संहिता लागू हुई है, इसके अंदर एक बड़ा स्पष्ट प्रोविजन है कि आपको इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस और साइंटिफिक एविडेंस शामिल करने होते हैं जांच के दौरान और चार्जशीट में सबमिट करने होते हैं। अब सीसीटीवी फुटेज की जो बात वहां के पुलिस कप्तान कह रहे हैं, तो निश्चित तौर पर उसमें ये सारा स्पष्ट हो जाएगा। केवल वादी का बयान एनफ नहीं होता है, वो सीसीटीवी फुटेज में भी आ जाएगा कि भाई कहां कौन शामिल था, अजीत प्रसाद उसमें थे अथवा नहीं थे, या जैसा राकेश प्रजापति कह रहे हैं कि नहीं साहब उनकी लोकेशन लखनऊ थी, अगर वो लखनऊ में तो वो भी इलेक्ट्रॉनिक सर्विलांस का हिस्सा बनेगा, वो स्पष्ट हो जाएगा। दूसरी चीज आती है जो आलोक बस जी ने अभी, नवीन जी एक छोटे से ब्रेक के लिए मुझे कहा जा रहा है, नवीन जी आप पर ही वापस आऊंगा एक छोटे से ब्रेक के बाद, छोटा सा ब्रेक। चलिए, ब्रेक के बाद पुनः आपका स्वागत है। वापस चलते हैं चर्चा पे हमारे मेहमानों के साथ। नवीन दुबे जी, आप अपनी बात को आगे बढ़ाइए, आप कुछ कह रहे थे अब आलोक वत्स के बयान पर। ऐसा होता है शिवम जी, आलोक जी ने अभी कहा कि भाई मिल्कीपुर विधानसभा के वो प्रत्याशी घोषित हैं समाजवादी पार्टी से और उनके ऊपर आरोप लगा है तो प्रत्याशी बदल देना चाहिए। आप इतिहास उठा के देखिए, भारतीय जनता पार्टी के
56% प्रत्याशी दागी थे। तो किसी व्यक्ति के ऊपर अगर कोई मुकदमा दर्ज हो गया है, वो आरोपित है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि उसका कैंडिडेचर निरस्त होने योग्य है या वो चुनाव लड़ने का पात्र नहीं है। भारत का संविधान इसकी इजाजत देता है कि वो आरोपित हैं, आरोपी हैं, विचाराधीन अभी मामला उनका। पहली चीज। दूसरी चीज आती है कि जिस तरीके से आरोप लगाया है रवि तिवारी ने और जिस मामले की पुलिस जांच कर रही है, मुझे लगता है कि इसमें इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस का बहुत बड़ा योगदान रहेगा और ये दूध का दूध पानी का पानी होगा, इसमें कोई संदेह नहीं है। तीसरी चीज आती है कि जिस तरीके के आरोप लगे हैं समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता, चाहे मोहित खान का मामला हो, चाहे नवाब सिंह यादव का मामला हो, या कुलदीप सेंगर का भाजपा के मामला रहा हो, चिन्मय आनंद का रहा हो, कुल मिलाकर राजनीतिक संरक्षण में पले और बढ़ गए तमाम ऐसे नेता हैं, चाहे वो भारतीय जनता पार्टी के हो या समाजवादी पार्टी के हो या अन्य किसी पार्टी के हो, दागी चरित्र के रहे हैं और उनको संरक्षण राजनीतिक दलों द्वारा दिया गया है, ये स्वीकार करना पड़ेगा। अब प्रश्न ये आता है कि क्योंकि मिल्कीपुर एक बहुत महत्वपूर्ण विधानसभा सीट है, अयोध्या क्षेत्र में आती है और लोकसभा चूंकि वहां पर भारतीय जनता पार्टी पराजित हुई है, तो निश्चित तौर पर ये एक बहुत प्रतिष्ठा का प्रश्न हो गया है भारतीय जनता पार्टी के लिए, योगी आदित्यनाथ जी के लिए और अखिलेश यादव जी के लिए। लिहाजा यहाँ पर अभी बहुत कुछ नया देखने को मिल सकता है, इसमें कोई संदेह नहीं है, लेकिन मुझे लगता है कि जमीनी विवाद है, सिविल मैटर है और कहीं ना कहीं इसका पटाक्षेप होने को में समय नहीं लगेगा। और मुझे लगता है कि जिस तरीके से बीच में किसी अखबार में रवि तिवारी ने बयान दिया था कि मैंने गलत फहमी में ये शिकायत दर्ज कराई और ये ऐसा भी कुछ पढ़ने को मिला था, तो हो सकता है कि उसमें कहीं ना कहीं बीच का रास्ता निकले, क्योंकि जमीनी विवाद है और उसके एवज में ये खींचातानी या मारपीट या जिस तरीके का जो आरोप लगाया गया, एफआईआर दर्ज कराई गई है, वो उसका एक हिस्सा हो सकती है। और अमूमन मैं चूंकि वकालत के बेसिस आता हूँ, हम लोग देखते हैं कि सिविल विवाद को अधिकांश लोग कोशिश करते हैं कि क्रिमिनल विवाद में कन्वर्ट कर दिया जाए ताकि उसकी सुनवाई जल्दी हो सके और सामने वाली पीड़ित पार्टी के ऊपर दबाव बनाया जा सके। यहाँ चूंकि मामला एक सांसद के बेटे से जुड़ा हुआ है, तो निश्चित तौर पर इसको सुर्खियों में रहना और अभी आने वाले समय नहीं, ठीक, मतलब सांसद का बेटा होना एक बात, लेकिन वो किडनैपिंग का आरोप लगना वो बात कुछ तो हुआ होगा, ऐसे ही तो बिना मतलब कि जो धुआं होता है तो कहीं ना कहीं आग तो लगी होती है। लेकिन मुख्य बात जो यहाँ पर चुनाव का मुद्दा भी यहाँ पर उठ गया है, तो इसी पर मैं सवाल ये भी पूछ लेता हूँ, क्योंकि ये आरोप लगाया जाता है आलोक वत्स जी, ये जब लोकसभा की हार की बात कही जाती है, अयोध्या की बात कही जाती है, तो जब वहाँ की हम रिपोर्ट्स देखते हैं तो लोग ये भी कहते हैं कि भाई एक मैसेज जो था समाज के अंदर ये दे दिया गया था कि भाई संविधान बदल दिया जाएगा, 400 पार का अगर लक्ष्य हासिल कर लिया गया, उस जो एक माहौल बना दिया गया था विपक्ष के द्वारा, जो कि सत्य तो नहीं था, ऐसा करा भी नहीं जा सकता कि भाई आरक्षण हटा दिया जाएगा, इस तरीके की भूमिका बना दी गई थी। वो माहौल क्या अब आप इस वक्त भी देखते हैं? उस तरीके के भ्रामक जो तथ्य हैं, उस तरीके के भ्रामक स्टेटमेंट्स अगर विपक्ष के द्वारा दे दिए जाएं, नुकसान अंततः भाजपा को होता है, उसको टैकल करने का कोई प्लान है कि नहीं? वरना ये फिर कह देंगे कि भाई ये भाजपा कुछ करने वाली है, तो कुछ वोटर्स मान लें उस बात को। देखिए शिवम जी, पिछले चुनाव में प्रबल ढंग से इस बात को रखा गया, भारतीय जनता पार्टी अगर सत्ता में लौटेगी तो संविधान से छेड़छाड़ करेगी और दलित और इनका आरक्षण भी समाप्त करने की कवायद करेगी। हम लोगों ने समझाने की कोशिश की, लेकिन हमसे ज्यादा वो सफल रहे उस वर्ग को समझाने में, और कुछ हमारे अति उतावले नंबर बनाने वाले छुट भइये नेतागण ने भी समय समय पर इस तरीके का बयान दिया जो हमें ऊपर ले जाने की बजाय नीचे ले गया। कायदे से पार्टी को इनके ऊपर कार्रवाई करनी चाहिए थी। अयोध्या के भी सांसद ने एक बार ऐसा बयान दिया था और उनको नहीं देना चाहिए था टिकट, लेकिन खैर हम लोग बहुत छोटे स्तर के हैं, हमारी बात वहां तक कोई न सुनेगा ना। नहीं, बिल्कुल सुनेगा, बिल्कुल पहुंचेगी। हाँ, बिल्कुल सुनेगा, बिल्कुल पहुंचेगी। हाँ। लेकिन अब जो स्थिति है दलितों में और ये एसटी और एससी में ये बात स्पष्ट हो चुका है कि भारतीय जनता पार्टी ने सत्ता में आने के बाद न कोई ऐसी कवायद की
कॉन्स्टिट्यूशन से छेड़छाड़ की और ना ही SC ST के रिजर्वेशन पर किसी तरीके का कोई कम करने या रोक लगाने की कोई कवायद की। ठीक है, ठीक तो है। अब जो स्थिति नहीं, बनी है, ये इसमें आलोक जी एक बात ये भी है कि भाई कैंडिडेट का जो सिलेक्शन है वो भी बहुत महत्वपूर्ण है कि भाई कैंडिडेट जनता को पसंद आए तो भी वो वोट करते हैं। नहीं, ये एक मुख्य बात आरक्षण वाला। दैट इज शिवम जी वन ऑफ द फैक्टर्स। हाँ, ऑब्वियसली अगर कैंडिडेट अच्छा होगा हाँ, तो उसके कुछ अपने भी वोट बैंक होते हैं, डिसाइड्स पार्टी हाँ, वोट बैंक। हाँ, लेकिन जो परसेप्शन एक बन जाता है हम्म, कि ये आएंगे तो कॉन्स्टिट्यूशन बदल देंगे, SC ST का रिजर्वेशन खत्म कर देंगे, वो बाय एंड लार्ज चला गया लोगों के अंदर, विपक्ष। इसका खामियाना हमें तो विपक्ष इसमें कामयाब रहे, उत्तर प्रदेश विपक्ष इसमें में कामयाब होता रहे। ठीक है, सपा का भी बयान यहाँ पर ले लेते हैं। राकेश प्रजापति जी, अब जब ये बात कही जाती है कि पिछली बार जो हुआ था, ये ऑपोजिशन आरोप तो लगाता है कि भाई 400 का लक्ष्य क्यों है, मोदी जी संविधान बदलना चाहते हैं, उनकी इच्छा कुछ ऐसी है, ये आरोप तो विपक्ष लगाता था ना मोदी जी पर। तो क्या ये उस तर्ज पर संविधान बदलने का अर्थ, क्योंकि एक तरफ जातिगत जनगणना की कोशिश कराने की विपक्ष का ही तो प्लान था ये, लेकिन अगर आप कहते हैं कि भाई 400 आएंगे तो संविधान बदल देंगे, ये सब हो जाएगा, तो वो उसी चीज का खामियाजा बीजेपी को भुगतना पड़ा। मैं कहता हूं जाति पाति से उठ के भी तो राजनीति हो सकती है ना। राकेश जी, आपका ऑडियो अनम्यूट हो जाए, बस बोलिए। बिल्कुल, देखिए ये निश्चित रूप से ये सच था, अगर भारतीय जनता पार्टी को 400 सीटें मिल जाती तो निश्चित रूप से ये संविधान को बदलते, ये तो निश्चित फिर रूप से ये आरक्षण के देखिए मैं कुछ बात कहना चाहता हूँ। हाँ, बोलिए। आप लेटरल एंट्री के बारे में आप निश्चित रूप से जानते हैं। भारतीय जनता पार्टी ने पिछले 10 सालों में पहली बार 4 मरतबा यू टर्न लिया है, 4 मरतबा यू टर्न लिया है। चाहे वो लेटरल एंट्री हो, चाहे वो नाम रखने वाली नेम प्लेट वाला मुद्दा रहा हो कांवड़ यात्रा के दौरान, चाहे वो SC ST वाला मुद्दा रहा हो, 4 बार यू टर्न लेने का काम किया है। नेम प्लेट पे अगर कोर्ट का हस्तक्षेप, कोर्ट पहुंच जाएंगे तो क्या होगा? अगर ये 400 सीटें होती या 270 सीटें होती तो ये एक भी बार यू टर्न नहीं लेते। निश्चित रूप से इस देश में क्या लेटरल एंट्री अब 45 हो रही थी, अब गलत है। पहले लेटरल एंट्री हुई थी 39 एक बार हुई, 30 एक बार हुई, 9 एक बार हुई। क्या वो लेटरल एंट्री? तो भाजपा लेटरल एंट्री थोड़ी ना लेकर आई है राकेश जी, भाजपा लेकर आई है क्या लेटरल एंट्री? की शुरुआत भाजपा के द्वारा की गई। वो तो ऐसे तो अगर इस लेटरल एंट्री को ही गलत ठहराया जाएगा तो मनमोहन सिंह भी कैसे आए? फिर हर प्रोफेशन से अच्छे लोगों को लाने की विचारधारा विपक्ष की भी थी, इनकी भी हो सकती है, इसमें गलत क्या है? नहीं, लेटरल एंट्री बेकार नहीं है, लेकिन मैं जो कहना चाहता हूँ 30 एक बार, 9 एक बार, अब आप लेटरल एंट्री की बात कर रहे थे, फिर वही आप उसी से पलट गए। एक भी SC नहीं, एक भी ST नहीं, एक भी OBC नहीं, एक भी माइनॉरिटी नहीं, ये गलत नहीं है क्या? इस देश में क्या SC इस देश का नागरिक नहीं है? क्या OBC इस देश का नागरिक नहीं है? क्या अल्पसंख्यक इस देश का PM मोदी नागरिक तो खुद नहीं है? OBC कहते हैं कि मैं खुद OBC हूं। तो आप जाति पाति की राजनीति से, मैं देखिए फिर मुद्दा यही आ जाता है कि भाई उत्तर प्रदेश की राजनीति में क्या जाति पाति ही सब कुछ है? कि जब एनकाउंटर होता है तो मंगेश यादव के एनकाउंटर पर अखिलेश यादव चले जाते हैं मिलने वहां पर। फिर आज भी तो अगर जो लेटेस्ट एनकाउंटर वहां पर हुआ है तो फिर आप नहीं कहेंगे कि भाई इस बार तो इन्होंने दूसरी जाति के व्यक्ति को मार दिया। जिसका एनकाउंटर अब लेटेस्ट हुआ है उसके पिता कहते हैं कि भाई अखिलेश यादव की ख्वाहिश यहां पर पूरी हो गई, उनकी इच्छा पूरी हो गई। तब आप जब अगर किसी ऐसे समाज का व्यक्ति हो जिसको आप अपना वोट बैंक समझते हैं, उसका व्यक्ति अगर मारा जाए, अपराधी मारा जाए, तो फिर आप उसको कहते हैं कि भाई यहां पर जाति पाति की राजनीति हो रही है। बिल्कुल बिल्कुल, निश्चित रूप से मैं स्पष्ट कह देना चाहता हूँ। आपके यहाँ मैं पहली बार डिबेट में बैठा हूँ, आपके चैनल पर। मैं जहां भी बैठता हूँ मैं स्पष्ट रूप से कहता हूँ, भारतीय जनता पार्टी निश्चित रूप से जाति, धर्म और मजहब को देख करके बुलडोजर चलाती है और इनकाउंटर करती है। और इसका नतीजा देख लीजिए, इसका परिणाम भी हमारे सामने आ चुका है। इसीलिए सुप्रीम कोर्ट ने बिल्कुल पूरी तरीके से लगाम लगाने का काम कर दिया है बुलडोजर पर, कि बुलडोजर नहीं चलेगा। देखिए ना, बुलडोजर अगर अपराधियों पे चलाया जाए, ऐसा कोई बुलडोजर पे कोई सरकार, क्या कोर्ट की तरफ से क्या डायरेक्टिव आ गया ऐसा जो आप कह रहे हैं? अनुज प्रताप के अगर एनकाउंटर अगर होता है मंगे, तो उसमें आपको क्या सहमति है कि भाई ये दूसरी जाति का तो इसका एनकाउंटर किया जा सकता है? अगर अपराधी है तो उसका एनकाउंटर हो रहा है ना, इस बात पर क्या जवाब है? समाजवादी पार्टी का क्या जवाब है कि फिर आप कह देंगे कि मंगेश यादव का अपराध हो जाता है, मंगेश यादव का यहाँ पर एनकाउंटर हो गया तो वो गलत है?
बिल्कुल जाति, धर्म और मजहब के आधार पर इनकाउंटर नहीं होना चाहिए। हाँ, और इस प्रदेश के अंदर वर्तमान में भारतीय जनता पार्टी द्वारा जाति, मजहब और धर्म के आधार पर इनकाउंटर किए जा रहे हैं। निश्चित रूप से मैं कहता हूँ, ठीक है, एक जवाब माननीय एक- राष्ट्रीय हाँ, ठीक है, है। नहीं, मुख्तार मैं भी जो क्रिमिनल्स हैं वो देखिए, क्रिमिनल्स हैं, उसमें जाति क्यों ढूंढना? मतलब एक तो वैसे हिंदुओं को विभाजन करने की जो सोच है वो बहुत पुरानी चली आ रही है, उसका समर्थन करते हैं क्या? मैं तो कहता हूँ सब हिंदू बराबर हैं। आप मानते हैं राकेश जी सब हिंदू बराबर हैं? शिवम जी, इस देश में हिंदू कभी समान नहीं थे। अगर वर्ण व्यवस्था गलत थी या नहीं थी, आप बताइए। क्या इस देश में पहली बार सूत्रों को विद्यालय 1 नहीं, जनवरी चलिए, आप आज में 1848 आते हैं ना, आज में आते हैं, क्या इतिहास खंगालते रह जाएंगे? कितना पीछे जाएंगे? जातियों में बिल्कुल, बांटना सही है? क्वेश्चन किया इसलिए मैंने उसका जवाब दिया। हाँ। आज भी इस देश के अंदर घोड़ी पट नहीं चढ़ने दिया जाता है लोगों को। आज भी इस देश में अभी मध्य प्रदेश की घटना है। मध्य प्रदेश में चलिए, नहीं वो कुछ लोगों के, छिटपुट लोगों के द्वारा नहीं चलने दिया जाता, तो उनकी सोच भी बहुत निचली है, लेकिन ऐसा नहीं है। हम तो मानते हैं सब हिंदू बराबर। सुदर्शन न्यूज की भी एक विचारधारा है कि भाई सब हिंदू बराबर, इसमें कोई जाति पाति की बात हम तो नहीं करते। आलोक वत्स जी, इस पर क्या जवाब कि भाई ये जो, देखिए, हाँ, राष्ट्रीय जनता दल बिहार में ये सब शुद्ध जातिगत पार्टियां हैं। इनका कोई, ये कहते हैं समाजवादी हैं, नवीन भाई भी समाजवादी पार्टी में कुछ दिनों तक पहले थे जी। मैं पूछना चाहता हूं, समाजवाद के, लोहिया के समाजवाद के किस पृष्ठ पे लिखा हुआ है कि बेटे के बाप के बाद बेटे को अध्यक्ष बना दो? ठीक, ये समाजवाद का कौन सा चलिए, डेफिनेशन है? जरा मुझे समझा दीजिए। ठीक है, समय का अभाव है। हमने प्रयास किया सभी के बराबर के यहाँ पर विश्लेषण लें, सभी की राय लें। नवीन दुबे जी, आलोक वत्स जी, राकेश प्रजापति जी, बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी ने समय निकाला और अपना विश्लेषण रखा और पुरजोर तरीके से अपनी अपनी बात को रखा। लेकिन एक बार मिल्कीपुर में अब जब ये नाम आ गया है अवधेश के बेटे का, तो फिर अब आगे क्या प्लान होगा समाजवादी पार्टी का? और भाजपा तो इस मुद्दे को छोड़ने वाली बिल्कुल भी नजर नहीं आती। आगे दीजिए मुझे, शिवम दत्त मेहता और मेरी पूरी टीम की तरफ से आप सभी को जय हिंद, जय भारत, जय हिंदुस्तान।